अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और हमेशा की तरह आपके साथ सुबह हाजिर हूं। आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जा रही है और ये जो नॉन स्टॉप लाइफस्टाइल है ना, ये यकीनन सपोर्ट मांगता है। इस पर हम मजीद भी बात करेंगे, लेकिन आज एक बहुत अच्छा दिन है क्योंकि अब मेरे ख्याल में वीकेंड का इंतज़ार दोबारा से वापस आने लगा है। जब आपकी ज़िंदगी इतनी तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ती है तो यकीनन दिल चाहता है कि आपके पास थोड़े से लम्हे रिफ्लेक्ट करने के, अपने आप के लिए थोड़ी खामोशी के, बगैर भगदड़ के हों। यानी अगर आप छोटे बच्चों को देखें, वो एक अलग रेस में भाग रहे हैं। दूसरी तरफ बड़ों को देखें, एडल्ट्स को देखें, वो कभी ऑफिस जाना है, कभी और कोई काम करना है, बिल्स पे करने हैं। एक लम्हे के लिए ज़रा सुख का सांस लें और ये सोचें कि आप भाग किस रेस में रहें। वेयर एग्जैक्टली आर यू हेडिंग टूवर्ड्स? आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। जिंदगी को जी लंबा नहीं होना चाहिए, जिंदगी को पर्पसफुल होना चाहिए। आपका नस्बुल एंड क्या है? व्हाट इज इट दैट यू वुड लाइक टू अचीव इन दिस लाइफ टाइम? बड़े बड़े जो थिंकर्स हैं और फिलोसोफर्स हैं वो ये मानते हैं कि एनीथिंग वर्थ परस्यूइंग इन लाइफ कैन नॉट बी अचीव्ड इन योर लाइफ टाइम। यानी ये ज़िंदगी इतनी छोटी है और ये मसाइल, ये चैलेंजेस इतने बड़े हैं कि इसमें आप अपना हिस्सा तो डाल सकते हैं, लेकिन आप इसको पूरी तरह बदल नहीं सकते। लेकिन ये बात आपको मज़ीद इंस्पायर करनी चाहिए कि आप एटलीस्ट वो हिस्सा पूरी खुलूस के साथ, पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ डालें। अगर आप पहले ही इस बैटल को हार जाएंगे, इस जंग को नाकाबिल तस्खीर समझेंगे, and that's the end of you and that's the end of humanity। लेकिन जी आज हमारे सामने इसी तरह की एक जंग, एक बड़े चैलेंज को बावर कराता हुआ दिन है, यानी 20 नवंबर का दिन, जो कि आलमी बच्चों का दिन है। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी आबादी बच्चों पर मुश्तमिल है। आमतौर पे कई सर्वेस कंडक्ट किए गए तो कहा यह जाता है कि किसी भी नौबयाता कपल से जब पूछा गया कि आपको कितने बच्चों की, कितनी बड़ी फैमिली की ख्वाहिश है, तो एवरेज जो नज़र आया, लोगों ने कहा जी 4 बच्चे, 2 बेटे और 2 बेटियां। लेकिन फिर जाहिर सी बात है, रियासत की, माशरे की और उस ख़ानदान की इन बच्चों की जिम्मेदारी भी होती है। यानी इन बच्चों को आपने उनकी कफ़ालत कैसे करनी है, उनकी सेहत का मामला, उनकी तालीम का मामला, फिर उनकी तरबियत का मामला, ये सब चीज़ें, ये पूरा का पूरा माशरा, जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं ना कि अ फैमिली डज नॉट रेज अ चाइल्ड, द विलेज डज। यानी जो आस पास का हमारा माशरा है वो दरअसल बच्चे की तरबियत करता है और उसको बड़ा करता है। लेकिन हमारे इर्द गिर्द हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं जिसमें हमें नज़र आता है कि हम इन बच्चों के साथ, हमारे मुस्तकबिल के मेहमानों के साथ कितनी ज़्यादती कर रहे हैं। जिस तरफ भी देखें, चढ़ा इलाके हों, चाहे कम आमदनी के घराने हों, उनके पास वसाइल नहीं हैं। सेहत का मामला, तालीम का मामला निगलेक्टेड है। और इसके अलावा दूसरे जो जराइम और तशद्दुद की दास्तान हैं वो भी हमारे सामने हैं। जी जनाब, वेलकम बैक। और ये मेरा बहुत ही अहम पैगाम है पर्सनली, एज द TCF ग्लोबल कैंपेन एम्बेसडर भी एंड एज अ पाकिस्तानी भी। आई फील गर्ल्स मस्ट नॉट लूज आउट ऑन एजुकेशन बिकॉज दे हैव द पावर टू चेंज द वर्ल्ड। आपको बताते चले कि बड़ा अहम है, जरा क्लोज करके दिखाएं जी हमारा मैसेज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको ये इंस्पायर करता है तो आज इसी तरह की कोई चीज आप भी लेकर अपने सोशल मीडिया पे, अपने ट्विटर पे जरूर बताइए। व्हाई शुड गर्ल्स नॉट लूज आउट ऑन एजुकेशन? अच्छा जी, ये पैगाम इतना अहम क्यों है जो हमारी जानिब से, यानी द सिटीजन्स फाउंडेशन की जानिब से एंड पर्सनली मेरी तरफ से आप सबके लिए है? इसकी एक बड़ी अहम वजह यह है कि WHO और पूरी दुनिया के मुख्तलिफ इदारे इस वक्त कहते हैं कि कोविड-19 के बाद 11 मिलियन यानी 1 करोड़ 1 लाख बच्चियां, लड़कियां स्कूल वापस नहीं जाएंगी। जब रोजगार खत्म हो जाएंगे, जब माली मुश्किलात आएंगी, अगर आपके घर में 4 या 5 बच्चे हैं तो कहा यह जा रहा है उसमें गर्ल्स एजुकेशन लोगों की तरजीहात में सबसे नीचे है। Therefore, you and I have to combine efforts। और इसीलिए मैं पर्सनली ये इदारा और इसकी ये जो इनिशिएटिव है मेरे दिल से बहुत करीब है। पाकिस्तान का फख्र है TCF। आज हम बात करना चाहेंगे कि why are we emphasizing on girls education। इसके बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है असफंदियार। अस्सलाम वालेकुम असफंदियार, प्लीज आइए। बिल्कुल ठीक ठाक। हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू यू। कैसे हैं आप? It's such a pleasure to have a fellow member from the TCF team here with us। और आप लोगों ने ये बीड़ा उठाया, बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज इस दिन की मुनासबत से दे रहे हैं बच्चियों की एजुकेशन के हवाले से। क्या कहेंगे, पाकिस्तान के लिए ये नंबर्स किस तरह दिख रहे हैं असफंदियार अभी? जैसे आपने कहा कि 11 मिलियन जो हैं बच्चे जो है वो नहीं जाएंगे, उसमें से 1 मिलियन बच्चे जो हैं, 10 लाख के करीब बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान के हैं। जो सेव द चिल्ड्रन की अभी रिसेंट जून 2020 की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से 10 लाख बच्चे शायद
स्कूल की शक्ल कभी ना देखें। आउट ऑफ 193 कंट्रीज जो यूनाइटेड नेशंस में हैं, 12 मुल्क जो हैं वो एक्सट्रीम रिस्क पे सेव द चिल्ड्रन ने आइडेंटिफाई किए हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत तकलीफ के साथ कहना पड़ता है, उसमें पाकिस्तान का नाम शामिल है। और उसमें आप सुनेंगे नाइजर, माली, चाड, अफगानिस्तान, यमन, वो वाले मुल्क हैं जो जहाँ एनार्की है, जहाँ पे सिविल वॉर्स चल रही हैं। लेकिन ये मसला मैं आपको बताऊं, ये चैलेंज हमारे दिल के इतने करीब है और इसी को रियलाइज करते हुए TCF के जो यूजुअल एक्चुअल इवेंट फंडरेजर्स होते थे वो वर्चुअल हो रहे हैं। आई वाज अ पार्ट ऑफ 2 ऑफ देम। हम TCF न्यू जर्सी चैप्टर एंड TCF न्यूयॉर्क के हम इवेंट्स कर चुके हैं एंड आई हैव शेयर्ड दिस विद माय व्यूअर्स बिफोर। आई एम सो हैप्पी कि हर दफ़ा ये 2 घंटे के इवेंट का जो हम टारगेट रखते हैं उससे कई गुना ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह हम रेस करते हैं। पिछले इतवार को जो हमने न्यूयॉर्क चैप्टर का इवेंट किया, हमारा टारगेट था $1.5 लाख। वी वर एबल टू रेस क्लोज टू 345 यानी $3,45,000 हमने रेस किए, जो कि 16 स्कूल्स को 1 साल के लिए और लगभग 2200 स्टूडेंट्स को सपोर्ट करेगा। तो मुझे बड़ी उम्मीद है जी पाकिस्तानियों से और हमारे माशरे से कि हम इसको अहमियत देते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि यू हैव ट्राइड टू मिटिगेट द प्रॉब्लम। हमने देखा कि ऑनलाइन लर्निंग की तरफ, क्योंकि सबसे ज़्यादा अंडर सर्व्ड एरियाज़ में आप लोगों के स्कूल्स हैं, फिर इसके अलावा टेली स्कूलिंग में आप लोगों ने हिस्सा डाला। अब जो ये दोबारा हम सुन रहे हैं कि नवंबर से लेके जनवरी तक स्कूल्स फिर बंद हो रहे हैं, व्हाट्स योर रिस्पॉन्स टू दैट? बिल्कुल जैसे आपने कहा कि इस वक्त जो है टोटल पाकिस्तान के 2% स्कूल गोइंग बच्चों के पास जो है वो इंटरनेट फैसिलिटी मौजूद है। तो 50 मिलियन बच्चे स्कूल जाते हैं, जिसमें से सिर्फ 2% जो है वो अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर पाएंगे अगर ये बंद हो जाता है। हम लोगों ने बहुत क्लोजली जो है वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ को देखा, क्योंकि वहाँ पे एबोला की क्राइसिस जब हुई थी और वहाँ 8 महीने 10 महीने स्कूल जब बंद रहे थे तो उन्होंने किस तरह से किया था। और उसमें ये देखा गया कि जब बच्चे वापस आए तो उनकी ना सिर्फ एजुकेशन का तसलसल रुका बल्कि रिग्रेस किया इन लॉट ऑफ केसेस, कि जिस बच्चे को जो है वो गिनती आती थी वो गिनती भी भूल चुका था वो 10। सो उसको जारी रखने के लिए एक तो हम लोगों ने स्टेट टेलीविजन के साथ किया था, आज के साथ हम लोगों ने आज टीवी के साथ भी जो है किया। हमारा जो अर्ली चाइल्डहुड लर्निंग के जो प्रोग्राम्स हैं, वीडियो बेस्ड लर्निंग्स, वो हम लोगों ने ऑन एयर किया, उसके 6 मिलियन व्यूअर्स रहे। सो इंशाल्लाह ये कोशिशें जारी रहेंगी। दूसरा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो हमने की वो ये कि एक एजुटेनमेंट मैगजीन हमने जो है वो पब्लिश करना शुरू किया और वो अनाउंस कम्युनिटीज़ में कराया कि ये मैगजीन बच्चों के लिए आया है, पेरेंट्स जो हैं ये आके कलेक्ट कर लें। अच्छा, इस मैगजीन के अंदर जो है स्टोरीज हैं, इस मैगजीन के अंदर जो है कलरिंग के, ड्राइंग के ऑप्शंस हैं, पहेलियां हैं। सो बहुत इंटरैक्टिव मैगजीन है टू जस्ट टू अगेन इंगेज दोस चिल्ड्रन। उनकी जो चीज़ है कम से कम वो रुके नहीं, कम से कम वो तसलसल जो है वो जारी रहे। अच्छा, ऑलमोस्ट 3 दहाइयाँ गुजर चुकी है TCF को कायम हुए हुए। 11 स्कूलों से शुरुआत हुई थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों की तादाद में पूरे पाकिस्तान में आप इनके स्कूल्स देखते हैं और हज़ारों की तादाद में बच्चे इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। स्पंदिया, तब्दीली लोगों के जहनों में क्या देखी, यानी उनके रवैयों में, समाजी रवैयों में? मुझे ये तो पता है कि जो बच्चियाँ आपके स्कूल से फ़ारिग़ुल तालीम हुई उसके बाद वापस आकर वो वहीं पर पढ़ाना चाहती हैं, अपनी कम्यूनिटीज़ को, अपने मोहल्लों में इस चीज़ को उजागर करना चाहती हैं। लेकिन जो एक मुश्किल थी कि पेरेंट्स को कन्विंस किया जाए कि बच्ची को स्कूल भेजें, उसमें कदरे कमी आई है? उसमें बहुत बेहतरी आई। आज से 30 से 40 साल पहले तालीम जो है वो डिमांड इशू भी था और सप्लाई इशू भी था। सही। अब जो है वो डिमांड इशू नहीं रहा है, अब सिर्फ सप्लाई इशू है। कितने भी अनपढ़ वालिदैन हों, वो इतने इंट्यूटिव हैं, उनको पता है कि तालीम की अहमियत क्या है, वो भेजना चाहते हैं। सिर्फ वो नहीं भेज पाते हैं, 3-4 चीज़ें हैं मोटी मोटी। या स्कूल उनके करीब नहीं है, या स्कूल में मियारी तालीम जो है नहीं दी जा रही है, या वो उनकी माली मुश्किलात की वजह से वो नहीं भेज पाते, या सेफ सिक्योर्ड एनवायरनमेंट और करीब नहीं बनाए गए स्कूल्स कि बच्चे जो हैं वो सेफली वॉक इन और वॉकआउट जो है वो स्कूल्स में कर सकें। अगर ये 4 चीज़ें, हम क्योंकि इतने रिमोट एरियाज़ में पूरे पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं और मैंने कहीं नहीं देखा किसी भी जगह पे कि जहाँ पे आप ये 4 चीज़ें प्रोवाइड करें और आबादी है, लोग अपने बच्चियों को और स्पेशली बच्चियों को ना भेजें। हमारा पूरे पाकिस्तान में 50% फीमेल एनरोलमेंट
रेशो है। So the gender balance is there. It's so heartening to hear these facts. और मुझे बड़ी खुशी है ये जानकर कि अब हमारा डिमांड का मसला नहीं है। छोटे से छोटा घराना दूर दराज के इलाकों में भी तालीम की अहमियत को समझा जाता है। बहुत शुक्रिया आपके यहाँ आने और एक दफ़ा फिर टू पुट योर वेट बिहाइंड TCF इज डूइंग सम फैंटास्टिक वर्क। इफ़ यूड लाइक टू बी इन्वॉल्व आप इनकी वेबसाइट को विजिट कीजिए। मुख्तलिफ फंड रेजर्स भी हैं, वर्चुअल वेज भी हैं। आप अपना वक्त, अपना सासा, किसी भी तरह से अपनी एनर्जीज को इसके लिए डिवोट करना चाहें, आई वुड कॉल आउट टू यू। इसके अलावा आज क्योंकि बच्चों का दिन है तो अपने इर्द गिर्द, हम अपने घर में जो बच्चे हैं उनका तो बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन आज जरा जरूर नजर डाल के देखिएगा अगर आप घर से बाहर निकलें कि जो ट्रैफिक सिग्नल पे आपको फूल या कंघी बेच रहा है वो भी बच्चा है और इस सर्दी में बाहर निकला हुआ है, शायद उसके पैर में जूता भी नहीं है। और हमारे लिए ये एक वेकअप कॉल होनी चाहिए कि दीज चिल्ड्रन डिजर्व अ बेटर फ्यूचर एज वेल। लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात जरा करते हैं हायर एजुकेशन की। अमूमन जब हम तालीम के निज़ाम की बात कर रहे होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, छोटे बच्चे जो स्कूल जाने की उम्र है, सारी डिस्कोर्स उसी हवाले से होती है। लेकिन हम जानते हैं कि पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है और उनके लिए भी ये कोविड का साल, ये पेंडेमिक का साल एक सवालिया निशान बनकर आया। वो लोग जिन्होंने इस साल ग्रेजुएट करना था या फिर कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना था, उन सबके सहनों में बहुत सारे सवाल हैं और इन्हीं को एड्रेस करने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है डॉक्टर तारिक बनोरी साहब को, जो कि चेयरमैन है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही करना चाहूंगी, हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स भी हैं, हम उस बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पेंडेमिक के दौरान अब जब हम सुन रहे हैं कि स्कूल्स दोबारा बंद हो रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज गोइंग, जो डिग्रीज को अटेम्प्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं? व्हाट इज दिस ईयर एंड द कमिंग ईयर लुकिंग लाइक फॉर देम? इस वक्त देखिए, कोरोना तो एक बहुत बड़ी आफत है जो हमारे ऊपर आई है और वी हैव बीन ट्राइंग कि किसी तरह से इसके साथ हम निपट लें। इसमें आपको ये भी पता है कि सबसे बड़ा जो स्टेप होता है वो सोशल डिस्टेंसिंग का होता है। लोग घर पे रहें, दूसरे इंटरेक्शन ना करें, और स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में सबसे ज्यादा इंटरेक्शन, मिंगलिंग होती है। तो हमारे दो वो थे, एक तो हम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ देख रहे थे, जब उन्होंने कहा कि बंद कर दें तो हमने बंद कर दिए, लेकिन फिर भी हमने कोशिश ये की कि तालीम का निज़ाम जारी रहे। उसमें हमने उस पे ऑनलाइन और हाइब्रिड सिस्टम पे लोगों को ले गए। उसके लिए तैयारी पूरी नहीं थी, लेकिन आस्ता आस्ता बेहतर होती गई वक्त के साथ साथ, लेकिन उसमें भी अभी भी कुछ खामियां हैं जो कि हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। सही। एंड द सेकंड थिंग इज कि अभी दोबारा जब कोरोना का ये ट्रेंड ऊपर आया है तो इस वक्त बहुत ज्यादा तशवीश है, हॉस्पिटल्स में भी बहुत ज्यादा प्रेशर है। तो हम अगेन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की डायरेक्शंस का इंतजार कर रहे हैं, जैसे वो हिदायत करेंगे उसके हिसाब से वो डॉक्टर साहब, जो हमारे बैरून मुल्क जाने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बड़ी मुश्किलात हैं। कई जगह ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लग गई हैं, कई वहाँ पे भी यूनिवर्सिटीज़ बंद होकर ऑनलाइन चली गई, तो लोगों ने कहा खर्चा करके वहाँ रहने के बजाय आप यहीं से करें। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ये प्लान करता है कि अब वहाँ के बजाय वो यहाँ अपनी डिग्री कंटिन्यू करना चाहेगा, तो क्या कोई HEC की तरफ से पॉलिसी फ्रेमवर्क आया है कि यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ उसको दाखिला दे सकें और उसका साल ज़ाया ना हो, उसकी मेहनत ज़ाया ना हो? अच्छा, यहाँ पे सिस्टम तो यही है कि लोगों ने जो वक्त होता है मुकर्रर वक्त पे अप्लाई करना होता है। हमारे वो जो है टाइम लाइन इतनी लंबी नहीं है जितनी बाहर के ममालिक में होती है, क्योंकि वो फैसले हमारे जल्दी हो जाते हैं एडमिशन्स के। बाहर कैफ हम इसको दोबारा से देख लेंगे कि अगर मजीद उनको कोई फैसिलिटेट करना हो तो हम कर देंगे, लेकिन ये कि देयर इज अ बिग डिफरेंस। ये आप देखें कि दूसरे ममालिक में अमूमन एडमिशन जो है वो मार्च, अप्रैल, मई तक हो जाते हैं, फिर उसके बाद सितंबर में सेमेस्टर शुरू होता है। हमारे एडमिशन जो हैं एक तो वैसे भी मगर कोरोना की वजह से डिलेड हैं, तो इस वक्त भी एडमिशन चल रहे हैं।
तो ये नहीं है कि वहां पे किसी को एडमिशन मिल गया, वो नहीं जा सके तो फिर उनको यहाँ पे नहीं मिल सका क्योंकि डेट गुजर गई, क्योंकि यहाँ पे अभी डेट्स चल रही हैं। लेकिन इसको दोबारा से हम देख लेंगे, अगर मजीद कोई फैसिलिटेट करना हुआ तो हम जरूर कर देंगे। डॉक्टर साहब, एक बड़ी तनकीद आती है हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की दाखिला पॉलिसी के ऊपर भी। अब आपने इस साल जैसे देखा कि मैट्रिकुलेशन इंटरकॉम के स्टूडेंट्स को वैसे ही यानी आगे प्रमोट कर दिया गया है उनकी एवरेज को देखकर, लेकिन लोग ये तनकीद करते हैं कि चाहे वो क्लास टॉपर्स ही क्यों ना हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अपना इम्तिहान लेती हैं, उसके बाद उनको दाखिला देती हैं। क्या कोविड की इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में कोई रद्दोबदल आएगी इस दाखिला पॉलिसी में? देखिए, एक चीज ये है, ये मुझे बार बार कहना पड़ रहा है, देखिए तालीमी निजाम का एक सुकून जो है ना वो है असेसमेंट जी। मतलब असेसमेंट के बगैर कोई दुनिया का तालीमी निजाम मुकम्मल नहीं हो सकता। हमारा काम यह है कि हम स्टूडेंट्स को असेस करें, उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे, उनके पोटेंशियल के बेसिस पे, उनकी जो कंट्रीब्यूशन है उसके बेसिस पे। अब अगर ये है कि हमें बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंस हो कि मुख्तलिफ स्कूल से जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसी के बेसिस पे आप आंखें बंद करके एडमिशन्स दे दें, तो फिर तो हम कर सकते हैं। अगर कॉन्फिडेंस ना हो तो फिर ये मुश्किल होती है सूरत हाल। सही। अभी तो बेसिक ये है कि अगर मैं एडमिशन्स ऑफिसर हूं तो मैंने तो ये फैसला करना है कि जो बेस्ट स्टूडेंट मुझे अप्लाई करे, बेस्ट को मैं सेलेक्ट करूं। बिल्कुल सही। तो तो सिर्फ जो मुझे मेरिट लिस्ट मिल रही है पीछे से, अगर उसके ऊपर ही मुझे कॉन्फिडेंस हो कि जी यही बेस्ट है, तो फिर तो मुझे कोई एग्जाम की जरूरत नहीं। तो हर हालत में मेरिट की जीत होनी चाहिए। मेरिटोक्रेसी के लिए ये इस तरह की पॉलिसीज और अमल किए जाते हैं। डॉक्टर साहब, एक और बड़ा अहम सवाल कि चाहे अब आप पाकिस्तान में कोई नौकरी हासिल कर रहे हों, पाकिस्तान में मजीद तालीम हासिल करना चाहते हो या बैरून मुल्क, हमारे यहाँ HEC के जरिए आपको डिग्री अटेस्टेशन की सहूलत मैसर है। इसके बारे में लोगों को कई अभाव है। मैंने पर्सनली ये सर्विस यूज की है, मुझे तो ये बड़ा स्मूथ प्रोसेस लगा, लेकिन हमारे व्यूअर्स की नॉलेज के लिए बताइए कि ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है और ये आसान है नहीं है, इसमें किन चीजों का ख्याल उनको रखना चाहिए? देखिए, हमने तो जब मैंने टेक ओवर किया तो इसमें काफी प्रॉब्लम्स थे, जिसको कि मैंने अपने स्टाफ के साथ बैठ के ये किया कि इनको प्रॉब्लम्स को ये के बाद दी गई इन सबको रिमूव किया जाए। सही। तो यहाँ पे मैं देख रहा था हमारे दफ्तर के बाहर लाइनें लंबी होती थी, 2-3 दिन बेचारे लोग ढूंढते रहते थे। आई थॉट कि दिस वाज वेरी अनफेयर टू देम। सो अब हमने ये कर दिया है कि तमाम लोग अप्लाई करेंगे ऑनलाइन पे वो अपने इंफॉर्मेशन भी दे देंगे, उसके साथ जो इंफॉर्मेशन जो डॉक्यूमेंट जरूरी हैं वो भी अपलोड कर देंगे। लोग यहाँ पे उनके डॉक्यूमेंट्स को देख लेते हैं और वो क्लियर कर देते हैं कि जी ये ठीक नजर आ रहा है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने ओरिजिनल को देखना होता है। तो ओरिजिनल वैसे भी हमें कोविड की वजह से, चूंकि हमें दफ्तर में विजिटर्स की इजाजत नहीं थी, तो हमने TCS का सिस्टम शुरू किया, जो कि हमारी दानिश में बहुत बेहतर था पहले से, क्योंकि इसमें लोगों को यहाँ पे धक्के नहीं खाने पड़ते थे। वो बस TCS में, और वो उनको किसी दफ्तर में जाना ही नहीं पड़ता था, वो सिर्फ अपने शहर में जहाँ पे भी हो वो TCS में भिजवा देते थे, यहाँ पे कंपेयर करके उसके बाद वो कर देते। तो अभी तो हमें तो बिल्कुल, यानी जब मैंने टेक ओवर किया तो मुझे रोजाना को 50-60 कंप्लेंट्स आती थी। अब जो है वो इक्का दुक्का कंप्लेंट्स रह गई, वो भी इसलिए कि कभी कभी सर्वर में प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, उसमें हो जाते हैं। देखिए, हमारे पास यानी रोजाना आई थिंक डॉक्टर साहब ये आपका इदारा और आप सब, आपकी पूरी टीम मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। जैसे आपने खुद कहा कि पूरा बैकलॉग होता था, एक सर्टन कैपेसिटी है, लेकिन जो इसको आसान बनाने का अमल, एक दफ़ा फिर व्यूअर्स को बता दूं कि आप ऑनलाइन जाइए, अपना प्रोफाइल क्रिएट कीजिए, अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स और दस्तावेजात को आप स्कैन कर सकते हैं, तो वो इनिशियल स्क्रूटनी से गुजर जाएंगे। वो जो आपकी ख्वारी होती थी कि जब हम वहां गए पता चला एक पेपर कोई कम है, कोई डॉक्यूमेंट कम है, आप पहले तमाम चीजें स्कैन कर देंगे, आपको ओके किया जाएगा। कोविड से पहले आपको अपॉइंटमेंट दिया जाता था, जैसे मैंने खुद अपॉइंटमेंट लिया, फिर मैं अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके पहुंची। कोविड के दौरान अब आप उसको TCS कर सकते हैं और उनको कायदा चेक करके वेरीफाई करके आपकी जो डिग्री है उसको वेरीफाई कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया तारिक साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। इट्स अ बिग चैलेंज, मेरी सर्कमस्टांसेस हैं कोविड के दौरान, लेकिन हमारे तमाम इदारे जो इसमें मेरे ख्याल में वॉर फुटिंग पे काम कर रहे हैं उनको सराहना बहुत जरूरी है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वील बी राइट बैक।
जी जनाब, वेलकम बैक। और माशरे की कई ऐसी बुराइयां और हमारे माशरे में होने वाले कई जराइम के बारे में जब हम सुनते हैं या ब्रेकिंग न्यूज़ आती है तो दिल दहल जाता है। और उसमें अगर हम हाल ही में देखें तो बच्चों के ऊपर तशद्दुद के, उनको हरासा करने के जो वाक़यात हैं वो ना सिर्फ मामूल का हिस्सा बनते जा रहे हैं बल्कि उसमें कदर इजाफा हो रहा है। ये मेरे ख्याल में हम सब के लिए एक लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। एज अ स्टेट यानी रियासत के तौर पर, माशरे के तौर पर, हमारे गली मोहल्लों ख़ानदानों में ये बिल्कुल वाज़े इशारा कर रहा है कि ये हमारी अपने दीन से दूरी की एक बहुत यानी एक दीन से हमारी दूरी बड़ी वजह है इस तरह के वाक़यात को देखने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं फिरदौस आशिक अवान साहिबा, वज़ीर इत्तलात बराए पंजाब हैं। और हाल ही में जिस तरह के आपने देखा कि शान रहमतुल आलमीन के नाम से एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव पंजाब हुकूमत ने, सीएम पंजाब ने लिया है, जिसके अंदर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा से लोगों की इस्लाह का और उनको गौर व फिक्र का मौका दिया जा रहा है और इस पर बहुत जोर है। अस्सलाम वालेकुम फिरदौस साहिबा, बहुत शुक्रिया आज आपकी मौजूदगी का। आज बच्चों का आलमी दिन है तो इसी हवाले से आपसे बात भी करना चाहेंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास मोहब्बत रखते थे, यानी उनकी शफकत, उनकी मोहब्बत की कोई सानी नहीं है। बच्चों से वो बहुत प्यार करते थे। तो आज के दिन के हवाले से और शान रहमतुल आलमीन कैंपेन के हवाले से आप क्या बताएंगे हमारे व्यूअर्स को? जैसा कि आप जानते हैं कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान गद्दार साहब की क़यादत में पंजाब हुकूमत जो है वो हफ्ता रहमतुल आलमीन मना रही है। तो उसके अंदर जो मुख्तलिफ एस्पेक्ट जो है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के साथ जुड़े, उनको उजागर करने की दौर हाज़िर के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत बन गई है। क्योंकि ख़ुसूसन हमारे जो मुस्लिम मुआशरा है वहाँ पे जो हमारे तालीम और तरबियत के अंदर एक बहुत अहम फैक्टर था कि हमने अल्लाह के साथ भी जिंदगी गुजारनी है। सबसे अहम जो हमारे दीन में हुकूकुल बात का लिया। तो हुकूकुल बात की जब हम बात करते हैं तो फिर वो मुख्तलिफ हमारे जो काट हैं या सेगमेंट्स हैं पॉपुलेशन के, उनके राइट्स हैं। उसमें बूढ़े हैं, बच्चे हैं, जवान है, मर्द है, खवातीन है और डिसेबल्ड लोग हैं, ब्लाइंड है। हर तरह का जो माशरे का तबका है उसके एक दूसरे पे जो हकूक है वो हमारी इस्लामी तालीमात के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स जो कुरान की शक्ल में उतरा और फिर उन्होंने उसको अपनी सीरत मोहम्मदी के अंदर रिफ्लेक्ट करके अपनी सीरत तैयबा के अंदर उसकी अमली झलक दिखा के लोगों को प्रैक्टिकली ये बताया कि चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स होता क्या है। बिल्कुल। और आज का दिन चूंकि आप बच्चों के हकूक के हवाले से बात कर रही हैं तो जितना बच्चों के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शफकत और मोहब्बत का रिश्ता था, उसकी नज़ीर उस वक्त के मुआशरे के अंदर जहाँ बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, जहाँ पे बेटी किसी के घर में पैदा होना जो है एक बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता था, तो उस मुआशरे के अंदर बेटी को सबसे ज्यादा, बच्ची को उन्होंने इज्जत और तौक़ीर दी और बच्चियों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया। और खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह की शक्ल में जो बेटी अता की, उस बेटी की तालीम और तरबियत से जिस तरह उन्होंने मोहब्बत, शफकत और हर तरह की सरपरस्ती दे के उन्हें अल्लाह की तरफ से ये कहने पर मजबूर हो गया बुजुर्गों बरतर रब्बुल इज्जत तो उन्हें जन्नत की खवातीन का
बेशक आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि जिसके घर में बेटियां हैं और उनकी सही तालीम और तरबियत करता है, उनको एक अच्छा इंसान, एक अच्छा मुसलमान बनाता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ऐसे वालिदैन के लिए जन्नत की बशारत है। लेकिन फिरदौस साहबा, जहां हम ये शान रहमतुल आलमीन कैंपेन और इससे लोगों की जो एक दूरी है दीन से और दीनी तालीमात से, उस खला को पुल कर रहे हैं, आप क्या समझती हैं कि हमारे यहाँ वो तबका जो माली मुश्किलात का शिकार हैं या मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखते हैं, वो आज भी अपनी बच्चियों को बोझ क्यों समझते हैं? उनकी सेहत और तालीम पे तवज्जो नहीं देते, आने वाले दिनों में समझते हैं कि इनकी शादी मुश्किल होगी। देखिए, ये हमारे कल्चरल चैलेंजेस हैं, मुआशरती मसाइल हैं, ये हमारे मुआशरती रवैये हैं। ये इन्हीं की नफी करने के लिए तो परवरदिगार ने नबी आखिर ज़मान को दुनिया में उतारा था। इन मुआशरती रवैयों का कत्लेआम करना और उनको उनकी नफी करना, ये हमारी, चूंकि हम जो हिंदू पाक में रहने वाले लोग हैं, हमारा मुआशरा जो है वो यहाँ ज्यादातर हिंदुइज्म रहा, हिंदुआना रस्मात रही। बहुत शुक्रिया फिरदौस साहिबा, वक्त मेरे पास कम है, लेकिन इस अहम मौजू पे बात करने के लिए, इस पे हमारी तवज्जो दिलाने का बहुत शुक्रिया। यकीनन ये कैंपेन चलती रहेगी, इसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। विल बी राइट बैक। अच्छा जी, दुनिया के दुखों से अगर भागकर आपको लगता था कि एक छोटा मोटा ट्रिप ले लिया जाए, जरा कोई बात नहीं, कोरोना है तो क्या हुआ, जो मुल्क आपको आने की इजाजत ले रहे हैं एटलीस्ट वहां पे जाके एक चक्कर लगाया जाए। आपके लिए अनफॉर्चुनेटली एक थोड़ी सी तकलीफदेह खबर ये है कि यूएई ने पाकिस्तान समेत 11 मुल्कों से आने वाले जो मुसाफिर हैं उनको एंट्री देना, उनको वीजा देने पर पाबंदी इस वक्त लगा दी है। ये कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए फैसला लिया गया है। लेकिन फॉरेन ऑफिस ने कंफर्म किया है कि तकरीबन 678 पाकिस्तान से जाने वाले मुसाफिरों को यूएई में एंट्री नहीं दी गई, उनको अबू धाबी से, दुबई से वापस आना पड़ा। सो ऑल ट्रैवल प्लान्स नीड टू बी कैंसल्ड। ये जो नई रद्दोबदल है ये अप्लाई नहीं होती उन लोगों पे जिनके पास अकामा है या फिर जिनके पास स्पाउस वीजा है, बिजनेस वीजा है, और ये वीजा पहले से इशू हुए हैं लॉन्ग टर्म के। लेकिन इस वक्त अगर आप अप्लाई करेंगे वीजा के लिए, अनफॉर्चुनेटली देयर इज अ पाबंदी। इसके बारे में एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं एंड देन वील टेक द प्रोग्राम फॉरवर्ड। मुत्तहदा अरब अमारात ने पाकिस्तान समेत 11 ममालिक के मुसाफिरों के लिए वीजों के इजरा को रोक दिया है। पाबंदी का शिकार मुल्कों में पाकिस्तान समेत तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान, इराक, शाम, लीबिया और दीगर ममालिक शामिल हैं। इन ममालिक की एयरलाइंस को भी फैसले से आगाह कर दिया गया है। पॉलिसी के मुताबिक फिलहाल नए विजिट और ट्रांसिट वीजा जारी नहीं किए जा रहे। ताहम मुस्तकिल रिहायशी वीजा रखने वाले अफराद इजाजतनामे के साथ सफर कर सकेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक नई वीजा तब्दीलियां कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के बाइस की जा रही हैं। यूरोप, कनाडा और दीगर ममालिक के सयाह अगर बराह रास्त यूएई आएंगे तो उनके लिए एयरपोर्ट पर ही वीजा फरहमी की सहूलत होगी। जी जनाब, वेलकम बैक। और आपने देखा कि बच्चों के लिए अगर आपको लग रहा था कि छोटा सा कोई ब्रेक कर लें, हम खुद ब्रेक ले लें, क्योंकि बच्चे काफ़ी अरसे से घर में थे तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन क्योंकि आज बच्चों का आलमी दिन है, हमने सोचा कि बच्चों की तरबियत के हवाले से पेंडेमिक की उन पे क्या असरात पड़े, और ख़ास तौर पे अगर घरेलू नाचाकी हो, अगर घर में वालदैन की और घर वालों की आपस में ना बन रही हो, शोर शराबा, लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा हो, तो बच्चे की शख्सियत पे क्या असर पड़ता है, इस पर बात करते हैं। आज हमारे साथ इस बड़े अहम मौजू पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुस्तफ़ा सईद। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर विद अस। इसके अलावा जी सहर ज़ुहैब हसन जो कि एक एंकर पर्सन भी हैं एंड शी इज़ ऑल्सो अ मदर, वो भी हमें ज्वाइन कर रही हैं इस पैनल में। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, माई वेरी गुड फ्रेंड हु इज यूजुअली ऑलवेज लेट बट ही मेक्स इट इन टाइम एट टाइम। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वजाहत। अस्सलाम वालेकुम आप सबको। बहुत शुक्रिया मौजूद होने का। सर्दियों की आमद है, बच्चों का आलमी दिन है, और व्हाट बेटर कंट्री बट टू फॉर पाकिस्तान टू सेलिब्रेट इट, जहां आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बच्चों पर मुश्तमिल है। वजाहत, सबसे पहले अगर शुरुआत आपसे करूं, मुझे ये बताएं कि
बच्चों के हुकूक हमें बड़ी अजीब सी बात लगती है, क्योंकि हमें लगता है कि बच्चे को बस आपने लुक आफ्टर करना है, लेकिन उसकी इज्जत, रिस्पेक्ट, उसका हक, उसकी तवज्जो, इन चीज़ों को हम एज सच एज अ सोसाइटी मानते नहीं हैं। एक्चुअली मानेंगे तो जब कुछ जानेंगे। हमें तो ये भी नहीं पता कि बच्चों के हुकूक क्या है। हुकूक से पहले एक और चीज़ होती है जिसको कहते हैं कि बेसिक जो राइट्स हैं उनके बड़े होने में, जिस तरह एज के साथ उनकी परवरिश में हमें ग्रूम होना पड़ता है। हर एज पे, हर जनाब साल में हमने भी थोड़ा सा अपने आप को सीखना होता है कि 4 साल का बच्चा या 2 साल का बच्चा, हम लोग इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं देखते। हम ऐसे ही इत्तेफाकी तौर पे माँ बाप बन जाते हैं बस, और बस उसी तरह जो हमारी कॉमन सेंस होता है, हाँ। जो हमारी बेसिक नॉलेज होती है, हम उसी पे चलते रहते हैं, और फिर हम ये तवक्को भी करते हैं कि बच्चे जो हैं वो अच्छे बच्चे निकले, हाँ। और वो सारी बातें हमारी माने। लेकिन वो बच्चे बेसिकली वो तो एक बैंक अकाउंट की तरह होते हैं कि जब आप कुछ डालेंगे तो कोई निकालने के काबिल बनते हैं। तो आप इस बात को बड़ा शुरू में समझ लें, अच्छा हम बच्चे के लिए इन्वेस्ट करेंगे, एट द एंड वो हमें उतना ही अच्छा फायदा देगा। एंड बाय इन्वेस्टमेंट वी डोंट मीन कि सिर्फ और सिर्फ एक महंगे स्कूल में डाल दिया जाए। आपकी तवज्जो, आपकी अटेंशन, इस पेंडेमिक ने सहरिश सबकी आंखें खोल कर रख दी कि आपको अगर लगता था कि आप अपने बच्चे को बड़ा अच्छा जानते हैं, उसको अच्छा संभाल पाते हैं, जब वो बच्चा बगैर स्कूल गए चिड़चिड़ा होकर, उदास होकर घर में मौजूद है, फुल ऑफ एनर्जी, तो बहुत सारे पेरेंट्स ने मुश्किलों का सामना किया। आपका एक्सपीरियंस कैसा था? बिल्कुल आपने ठीक कहा है। और ऐसी सिचुएशन में हम लोग घर बैठ के सोचते हैं कि यार कहाँ लेके जाएं, कोई ऐसा प्ले ग्राउंड हो, कोई ऐसा मतलब कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जहां पर बच्चों को प्रॉपरली अटेंशन भी मिले, फिर उनके लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज हों जो कि वहां पे ऑर्गेनाइज की गई हों, और वो वहां पर जाके टाइम स्पेंड करें, जो उनकी एनर्जी है जो वो निकालना चाहते हैं। जब वो उनको किसी ऐसी जगह पर नहीं ले जाया जाएगा जहां वो निकालना चाहेंगे या निकाल पाएंगे, तो फिर वाकई घर में काफी प्रॉब्लम हो जाता है, बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, फिर उनको टैकल करना, फिर वो जो मैंने आमतौर पर ये देखा कॉमनली कि जैसा मेरी बेटी है छोटी, वो भी 3 साल की है, तो अभी वो स्कूल गोइंग तो नहीं है, और कोरोना की वजह से भी स्कूल फिर एडमिशन भी नहीं हो पाया। जाहिर सी बात है कि बंद हो रहे हैं, खुल रहे हैं, कुछ पता नहीं है। लेकिन अब वो बाय बर्थ, मुझे लगता है कि बच्चे मिजाज उनका बाय बर्थ, कुछ बच्चे बड़े काम होते हैं, बड़े ठंडे होते हैं, कंसंट्रेशन उनका बड़ा अच्छा होता है कि समझते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन कुछ बच्चे वो इतनी उनकी वो वेरिएशन आती है उसमें ऑब्जर्वेशन में या कंसंट्रेशन में कि नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा, नहीं ये नहीं चाहिए, दूसरा चाहिए, दूसरा नहीं अच्छा लग रहा, नहीं मामा मुझे नहीं ये करना। तो ऐसे बच्चों को फिर वो कुछ एग्रेसिव और कुछ वो उनमें ना, आप समझ रहे हैं, अमूमन पेरेंट्स को ये जो चैलेंज मिलता है ना, वो अब समझते हैं पहला बच्चे की जरा मिजाज को समझ लिया, अच्छा धीमे मिजाज का था, उसको पैम्पर भी बहुत ज्यादा किया जा रहा है। दूसरा और तीसरा बच्चा आके ना पेरेंट्स को तिगनी का नाच नचा देता है। मुस्तफा आप क्या कहेंगे? ये पहला बच्चा तो बेचारा पैम्पर्ड होता है, पेरेंट्स का भी नया नया टाइम होता है, वो भी एक्साइटेड होते हैं, दूसरा तीसरा बच्चा बड़ा तंग करता है। आपने बड़ी सही बात की कि बच्चे ना टेम्पलेट्स नहीं होते, हाँ। हर बच्चे का अलग मिजाज होता है। हम ये समझ बैठते हैं कि हमने एक ने जो हमें रिएक्ट किया उस पे जो हमने तरीकाकार किया, हम वही चीज अगले के ऊपर लागू करते हैं। हम वो नहीं कर सकते। हर एक का मिजाज फर्क होता है, हर इवन डेमोग्राफिक्स फर्क हो जाते हैं, उसका जो ऑर्डर है आने का दुनिया में उससे भी फर्क पड़ता है। सही। तो वो बच्चे जो होते हैं ना, वो अब्जॉर्ब सारा कुछ कर रहे होते हैं, सब अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, मगर क्योंकि वो छोटे हैं वो बाज़ दफ़ा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते। अब यहाँ पे माँ बाप जो हम कहते हैं ना कि टाइम सबसे बड़ी गिफ्ट है जो आप दे रहे हैं, वो इसीलिए कि हमारा काम लेकिन मुस्तफा आपको एक बात बताऊं, इस वक्त जितने वालिदैन हमारा शो देख रहे होंगे ना, वो कहते हैं यार बच्चों पे तज्जिया करना बड़ा आसान होता है, यहाँ बैठ के अच्छी अच्छी नसीहतें करना कि बच्चे को सुने, बच्चे को ये करें। जब एक्चुअल बच्चा आपके सामने होता है ना, वो कोई रोबोट नहीं है, जैसा आपने खुद का टेम्पलेट नहीं है, उसका अपना ही मिजाज है। वजाहत बड़ी इंटरेस्टिंग, मैंने 2 शोज अभी किए, उसमें हमने बात की, एक तो जैसे ऑनलाइन बहस चल रही है कि अच्छी बीवी क्या होती है, हर मर्द की तलाश है अच्छी बीवी। फिर हमने कहा चलो इसको दूसरे एंगल से भी कर लेते हैं कि अच्छा शौहर क्या होता है। लड़कियों की बड़ी फैंटेसी होती है, ड्रामे देख के उन्होंने एक खाका बनाया होता है। आज जरा बात करते हैं, ये देसी जो अम्मियां होती हैं वो कहती हैं सारे दुनिया के बच्चे अच्छे हैं सिवाय मेरे, सबसे मुश्किल औलाद मुझे मिली है। तो आपके जहन में ये अच्छा बच्चा क्या होता है? सो कॉल्ड हमारे मुल्क में ये है कि वो आपकी हर गलत सलत बात माने, और वो जैसा आप बोले, आपके दिल में जो ख्वाहिशात चल रही हो सबकॉन्शियसली वो उसके ऊपर आप लाद दें, और वो बच्चा आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दे। अगर मैं डॉक्टर नहीं बना तो मेरा बच्चा बनेगा, मैं इंजीनियर नहीं बना तो ये बनेगा, बदतमीजी नहीं करेगा, रोबोट की तरह बैठा रहेगा। और ऐसे बच्चे अमूमन आगे जाके अलूफ हो जाते हैं, जो प्रैक्टिकल लाइफ में वो बहुत डैमेजेस का शिकार होते हैं। बेसिकली बच्चों को अच्छा या बुरा समझने से पहले मैं बड़ी सादी बातें बताऊं कि माँ बाप को
अपने फिजिकली और साइकोलॉजिकली अपने को थोड़ा सा बेहतर करना पड़ता है, ग्रूम करना पड़ता है, टाइम आउट लेना पड़ता है लाइफ से। जब बच्चे होते हैं तो बच्चे शुरू के 5 साल जो है ना वो सारा का सारा आप दे देना होता है। जितने भी रिसर्चेस हैं साइकोलॉजी में या साइकियाट्री में, उसमें ये बात बताया जाता है कि पहला मसला या अच्छाई आपकी जीन से निकल के आएगी, वो जीन आपके माँ बाप की है, मतलब आपकी खुद की है, और वो जैसे बच्चा जरा सा एनवायरनमेंट में आएगा तो सबसे पहला माँ बाप को देखेगा और फिर वो एनवायरनमेंट को देखेगा। तो वो पहला जो एनवायरनमेंट है वो आपने ही तो डिजाइन करना है ना, वो पड़ोसी के घर में जाके तो नहीं डिजाइन हो रहा। तो शुरू के 5 साल आपके हाथों में होते हैं। अच्छा, हम अल्हम्दुलिल्लाह हम जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम सब ये बड़े फख्र से कह सकते हैं कि हमें बचपन में मार पड़ी है, डांट भी पड़ी है। आज वजाहत ये नई फिलॉसफी आई है ना कि बच्चे को बिल्कुल, यानी देखें तशद्दुद के तो मैं भी खिलाफ हूँ, लेकिन वो जो पेरेंटिंग वाली बात होती है ना कि पेरेंट्स को अब कहा जा रहा है अपने बच्चों का दोस्त बनो, तो अगर पेरेंट्स दोस्त बन जाते हैं तो बच्चे को डिसिप्लिन कौन करेगा? यानी उनका खौफ, उनका रोब भी तो अहम है या नहीं है अहम? देखिए, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट थ्योरी पूरी की पूरी की रिसर्च है पूरी दुनिया में, उसको हमारे कल्चर ने जरा सा डिफरेंट किया हुआ है, जिसमें हल्के सा थपकी मार देते हैं, सख्ती कर देते हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप को कम्युनिकेशन स्किल्स पे तअब्बुर हासिल नहीं होता कि वो अपने घुटनों पे हाथ रख झुक के अपने बच्चे को 3-10 सेकंड समझाएं। वो नहीं समझा पाते हैं, वो बस ये उनको समझाना होता है। तो अगर हमारे कल्चर में सीधी चप्पल आती है जी। तो अगर हम अपने कल्चर के मुताबिक थोड़ी बहुत सख्ती करते हैं तो मैं नहीं समझता कि इसमें बुराई है। आप टू मच जो आजकल एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर वाली बात आ रही है, तो ऐसे बच्चे टीनेज जब उनके टीनेजर वाले स्लॉट में आते हैं ना, तो फिर वो हमें बहुत तंग करते हैं, क्योंकि हम बहुत सारी चीजों पे बात नहीं कर सकते। बिल्कुल, हम इस्लामी अच्छा, सैरिश के पास आना चाहूंगी। सैरिश, मुझे बताएं, एक वो जो अभी तवक्कुआत की बात वजाहत ने बड़ी अच्छी की थी, मुझे ये समझ नहीं आता कि हम जो जितने लोग पेरेंट्स हैं अब उनके भी तो एप्टीट्यूड आगे पीछे होंगे ना, हर कोई क्लास टॉपर नहीं था, लेकिन हर एक की ख्वाहिश ये क्यों है कि उनका बच्चा फर्स्ट आए? यानी आप खुद फर्स्ट आते नहीं थे, आपका बच्चा कैसे फर्स्ट आ जाए अगर वो जेनेटिकली आप ही का बच्चा है? बेटा ये बताएं सैरिश जरा। वही बात है ना कि वो ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ऐसी चीजें होती हैं कि लोग, मतलब जाहिर सी बात है, आप ये चाहते हैं कि अपने बच्चे को बेस्ट से बेस्ट दिया जाए और वो ऐसा निकले कि मतलब लोग कहें कि यार क्या बात है, क्या बच्चा। तो ये जो हमारा शो ऑफ वाला ये जो प्रॉब्लम है ना, आप देखिए सैरिश, इस मुल्क में, इस शहर में, बल्कि चले कराची की बात कर लेते हैं, बड़े स्कूलों के जब दाखिले होते हैं, वजाहत मुझे लगता है आधे वक्त काउंसलिंग के लिए पेरेंट्स आए हुए होते हैं, उनको इतना स्ट्रेस होता है, उनकी नींदें उड़ी हुई होती हैं, उन्होंने फेसबुक स्टेटस लगाना होता है कि उनके बच्चे का फलाने स्कूल में एडमिशन हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, ये सबसे बड़ा एज आ गए मेरे बच्चे के। अच्छा, वैसे मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूंगी, बल्कि बैठे में मैं चाहूंगी इनसे सवाल भी करूं। आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मोबाइल्स और गैजेट्स कि बच्चे कहते हैं कि आपने मोबाइल यहाँ पकड़ा नहीं अपने किसी काम के लिए, मुझे दे मामा, मुझे यूट्यूब पे कुछ देखना है, मुझे यहाँ पे मुझे एक पोएम सुननी है, मुझे राइम सुननी है। ये इससे किस तरह निकला जाए? मतलब हम आजकल क्वेश्चन है, बल्कि मैं मुस्तफा से भी पूछना चाहूंगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते वापस आता है आपकी कॉल। आप बताएं जी, अपने बच्चों को जरा करीब से जानने का मौका मिला, ये आप ही के बच्चों ने तो पलट के कहा ना, माँ बाप के साथ वक्त गुजारे, अच्छे लोग हैं वो। आपका तजुर्बा कैसा था ये 6-8 महीनों में, जब कोविड की वजह से ना आप बाहर जा सकते थे ना बच्चा बाहर जा सकता था? हमें कॉल करके बताइए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। जी जनाब, वेलकम बैक। अब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं वजीहा जफर, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं, और मुस्तफा से और सब लोगों से हमारी बात तो जारी है। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे अच्छे बच्चे के ऊपर। वजीहा, जब बच्चा रिएक्ट कर रहा है, हम अक्सर ये देखते हैं कि उसके पास तो वोकैबुलरी नहीं है, उसके साथ कोई संगीन बात होती है, या फिर अगर वो मुख्तलिफ इमोशन से गुजर रहा है, जहाँ वो उदास है, चिड़चिड़ा हो रहा है, उसके पास अल्फाज ही नहीं है इसको एक्सप्रेस करने के, तब क्या करना चाहिए पेरेंट्स को? पहली बात यह है कि पेरेंट्स को आइडिया होता है बच्चे की पर्सनालिटी का, सही, कि बच्चे की पर्सनालिटी एक्सप्रेसिव है कि नहीं, और उसको वर्ड्स में प्रॉब्लम होती है। अगर पेरेंट्स को पहले से आइडिया है और पेरेंट्स काफ़ी अलर्ट हैं, ऑलरेडी उसको सिखा रहे हैं एक्सप्रेशन, तो उसमें बच्चा किसी और वे में एक्सप्रेस करता है। पेरेंट्स को ये भी आइडिया होता है, क्योंकि जो बच्चे वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर रहे होते, वो रो के या नाराज होके या चिड़चिड़ापन शो करके एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। स्पेशली जिन बच्चों की स्पीच डिले होती है, वो तो सबसे ज़्यादा
ज़्यादा उन बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में पेरेंट्स जितना ज़्यादा बच्चों को अप्रिशिएट करें रेदर देन कि वो इमोशंस को साइड पर रख दें, और ये पॉइंट माइंड में रखें कि बच्चे का एक्सप्रेशन हमने निकालना है, वो मेन टारगेट होना चाहिए रेदर देन कि जो वो चाह रहे हैं वो कम्युनिकेट बच्चा करे। अक्सर पेरेंट्स जो है चिड़चिड़ापन खुद भी शो करना शुरू कर देते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि वो जो डिमांड कर रहे होते हैं एक्सप्रेशन वो बच्चा दे नहीं पा रहा होता, तो उस पर बच्चे को बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्टिव होकर डील कर लेते हैं, जिसकी वजह से बच्चा कंफ्यूज होकर जो थोड़ा बहुत भी एक्सप्रेस कर सकता है वो भी नहीं कर पाता। सही। अच्छा मुस्तफा, आपकी तरफ आना चाहूंगी। अक्सर पेरेंट्स का ये सवाल होता है, और हम कॉल्स भी अब इन करने लगे हैं, तो आप उनसे भी पूछ लीजिएगा आप बेशक, बच्चे जिद क्यों करते हैं? यानी अगर आप पहले एक टाइम होता है कि बच्चे को आपने हाँ कहा तो उसने मान लिया, ना कहा तो मान लिया, आपकी बड़ी सारी बातें वो मान लेता है। आप थ्रेट भी करते हैं कि पहले ये काम करो फिर मिलेगी कोई चीज या टॉफी, तो वो मान लेता है। लेकिन फिर जिद्दी किस पॉइंट पे बच्चे होना शुरू करते हैं? यहाँ तो साइकोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं, वो बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मैं तो अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि अगेन ये बात होती है ट्रेनिंग की, कि अगर हम बच्चा फील करता जा रहा है कि मेरे रोने से ये बैंड हो जाते हैं, या मेरे चीखने से बैंड हो जाते हैं, या मेरे नाराज होने से बैंड हो जाते हैं, और इस चीज का मुझे फायदा हो रहा है, तो वो फिर उसकी आदत बनती चली जाती है। सही। अब यहाँ पे पेरेंट का काम होता है, थोड़ी सी कड़वी गोली लेनी पड़ती है कि उसको पता होता है कहाँ पे उसने रिजिड होना है, कहाँ पे रिलैक्स करना। इस तरह से ये वो अगेन ट्रेनिंग वाली बात है जो हर किसी की ट्रेनिंग होती है। एक एग्जाम्पल थोड़ी सी क्रूड सी थी, लेकिन मुझे बड़ी अच्छी लगी थी बच्चों को हैंडल करने के लिए। किसी ने कहा था बच्चों को ऐसे है जैसे आप साबुन को पकड़ते हैं ना, कि बहुत जोर से पकड़ेंगे वो आपके हाथ से निकल जाएगा, बहुत आराम से पकड़ेंगे तो भी गिर जाएगा। आपने बहुत जेंटली, बहुत प्यार से उसको पकड़ना है। मुझे ये लगता है कि ट्रेनिंग करने के लिए आपने प्यार, मोहब्बत और इंस्टिंक्ट आपका बहुत बड़ा टीचर होता है। कई दफा मैंने माओ के मुंह से ये जुमला जरूर सुना है वजाहत कि मेरा बच्चा है, इसके आंसुओं पे ना जाओ, ये बड़ा ड्रामेबाज है। तो ये माएं इस पॉइंट पे कैसे पहुंचती हैं जब बच्चे के आंसू, रोना धोना भी उनको पिघला नहीं रहा? उनको पता मेरा बच्चा है उन्होंने वो सब किया हुआ होता है, उनको सब कॉन्शियस में बैठा हुआ होता है कि ये मेरी तरह निकलेगा। लेकिन देखो बात यह है कि बच्चा जिद तो करेगा, बच्चा बदतमीजी भी करेगा, बच्चे में सारी चीजें अच्छी नहीं होती हैं, और अच्छी के साथ साथ 40% बॉक्स में उसकी मसले भरे हुए। जिस तरह एक कपल के अंदर अच्छे और बुरे दोनों चीजें कॉम्बिनेशन के साथ होती हैं। मैं दोबारा से बात करता हूँ प्रोएक्टिव अप्रोच, वो यही है कि माँ बाप ने अपने ऊपर बहुत काम करना होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके आने वाले 5 साल में माँ बाप ने पूरा एक दाखिला लेना होता है, जहाँ पे सीखना है, किताबें पढ़ें या किसी काउंसलर के पास जाएं। और अगर बर वक्त, जैसे कि बच्चा 1 साल का या 2 साल का है, आपने वो 1-2 साल की ट्रेनिंग ऑलरेडी लेना शुरू कर दी, तो बच्चे को आप नचा सकते हैं अपने इशारों पे, ना कि आप उसके इशारों पे नाचेंगे। और अगर दूसरे तीसरे साल में अगर आपने पता हो कि बच्चे ने इन बिहेवियर को अपनाना है जो कि बड़े सर्टन होते हैं, लिखे हुए होते हैं, तो आपने उनके टूल्स को सीख लेना है। अब पहला बच्चा, जिस तरह भी भाई ने बात की कि पहली जिद जो है उस पे आपका रिएक्शन जो है वो बहुत डिपेंड करता है बच्चे के नए बिहेवियर को क्रिएट करने में। बिल्कुल सही। अच्छा, अक्सर इसके अंदर हमारे यहाँ तो जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में जो लोग रह रहे हैं, एक्सटेंडेड फैमिलीज उनके साथ हैं, उनको ये करने में भी, सख्ती करने में भी मुश्किल होती है, बिकॉज लगता है कि वो कोई भी बात करते हैं उसकी तरदीद हो जाती है। लेकिन मुझे ये बताइए कि जो मासूमाना बच्चे की शरारतें हैं, सहरिश उम्र तो उन्हीं की है ना शरारत करने की। हम अक्सर अपने स्ट्रेसेस में, अपने वर्कलोड की वजह से, माली मुश्किलात हैं, दूसरी प्रॉब्लम्स है, रिलेशनशिप इश्यूज हैं, एडल्ट्स इतने चिड़चिड़े हुए होते हैं कि बच्चे का मासूम रवैया उनको बुरा लग रहा होता है, नागवार गुजर रहा होता है। आप खुद इसको कैसे हैंडल करती हैं? काम का स्ट्रेस है, बच्चा तो बेचारा मुस्कुरा रहा है, खिलौनों से खेल रहा है, गंद मचा रहा है, उस पर सारा गुस्सा उतार देते हैं। फिर इसमें मेरे हस्बैंड पेशेंस टॉलरेट करो, थोड़ा सा टॉलरेट करो, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप बिल्कुल ठीक करेंगे, प्रेशर होता है, वर्कलोड होता है, इंसान बाजू का बहुत थका होता है, और जब घर आता है बच्चे तंग कर रहे होते हैं, दिल चाहता है वो कोना मिल जाए जहाँ थोड़ी देर के लिए इंसान लेट जाए या चाय पिए, थोड़ा सा टाइम खुद को दे। लेकिन जाहिर सी बात है, फिर बच्चे होते हैं घर में, ये सिचुएशन होती है कि इंसान परेशान होता है। लेकिन
मैं सबको यही कहूंगी कि उसमें थोड़ा सा बर्दाश्त, क्योंकि अगर आप अपनी फ्रस्ट्रेशन उस पर निकालेंगे तो बजाय इसके कि वो आपकी बात को समझे, वो मजीद चिड़चिड़ा होगा, क्योंकि वो उस वक्त आपकी अटेंशन चाहता है कि आप उसको प्यार से कंसोल करें, उसकी बात सुने और उससे पूछें कि हाँ क्या बात है, क्या चाहिए। लेकिन अगर हम उस पर फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे तो मामला बेहतर होने की बजाय बिगड़ेगा। काउंसलिंग, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, ये बहुत अच्छा, एक कॉमन चीज जिसमें बच्चों को झिड़का जाता है कि दो बड़े अगर आपस में बात कर रहे हैं और हो सकता है कोई संगीन बात है, अहम बात है, बच्चा अगर आके बीच में अटेंशन लेने की कोशिश करता है तो कहते हैं एक तो तुम बड़ों की बात को इंटरप्ट कर रहे हो, तुम्हें नजर नहीं आ रहा हम बात कर रहे हैं। इस झिड़की का क्या इम्पैक्ट पड़ता है? वजी, आप क्या कहेंगी? अच्छा, इसे को हम बाउंड्रीज जो है ना पहले रखते हैं, जैसे काफी घर में रूल्स होते हैं कि बड़े बात करें तो बच्चे को नहीं इंटरप्ट करना। ये बाउंड्रीज, ये रूल्स बच्चे को अगर आप आराम से अकेले बिठा के तसल्ली से बता दें तो वो हेसिटेट करेगा और वो आपकी आंख के इशारे से भी समझने की कोशिश करेगा। अब रही बात बार बार बच्चे को झिड़कने की, बच्चा जैसे जैसे आ रहा है इंटरप्ट कर, आप झिड़क रहे हैं, तो बच्चे का वो बिहेवियर और ज्यादा फिक्स होगा, क्योंकि वो आपको चिढ़ा रहा है और अटेंशन तो उसको मिल रही है, समहाउ वो अटेंशन तो ले रहा है, तो वो उसका बिहेवियर और ज्यादा बढ़ेगा, रेदर देन कि आप जितने प्यार से तसल्ली से उसके इस बिहेवियर को, इसकी वो बाउंड्री है बेसिकली ये एक। तो इसमें अगर बच्चे की एज छोटी है तो डेफिनेटली उसको अटेंशन चाहिए और उसको जो चीज रिक्वायर है आपको उसको देखना पड़ता है। लेकिन अच्छा, इसी बात को अगर आगे लेके चलते हैं, अब अटेंशन अक्सर मैंने ये देखा है और कोविड में लोगों को ज्यादा पता चला है कि एक आपके बच्चे की घर वाली पर्सनालिटी है, जैसे आपकी होती है, आप अपने घर में बड़े रिलैक्स बैठे होते हैं, एक खास अंदाज में बात करते हैं, बेतकल्लुफ होते हैं, लेकिन जब आप भी अपने काम पे जाते हैं, अपने वर्क प्लेस पे जाते हैं, आपकी एक अलग पर्सनालिटी होती है, आप थोड़े धीमे हो जाते हैं, थोड़े कॉन्शियस हो जाते हैं। इसी तरह आपके बच्चे की स्कूल में एक अलग पर्सनालिटी हो सकता है, वो ज्यादा शरारती है, हो सकता है वो ज्यादा सोबर है। मुस्तफा, मैं एक ब्रेक पे जा रही हूँ, लेकिन ब्रेक से वापस आके आपके तजुर्बे से पूछूंगी कि अगर टीचर बच्चे की शिकायत करे तो उस वक्त पेरेंट को क्या करना चाहिए? बच्चे की बात सुननी चाहिए, उसको लीवे देना चाहिए, या टीचर को ज्यादा फौकियत देनी चाहिए? बड़ा अहम, इस पे बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग, नए दिन का आगाज एक अच्छी सी मुस्कुराहट के साथ। बहुत दुख है, खुशी नहीं हुई, बच्ची अच्छी तरीके से मिलती और भी मेरा दिल बढ़ता। बुरी बात चांद खवातीन से उनकी उम्र कभी नहीं पूछते, तो आपने क्यों फिर 40 वाला सवाल उनसे पूछा है? पाकिस्तान पुलिस 9 साल के अरसे के बाद UN मिशन में पार्टिसिपेट कर रही है। WHO भी रिकमेंड करती है कि कम से कम 30 मिनट की एक्सरसाइज जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बेगम का मुंह बना हुआ है, मियाँ पूछे क्यों बना हुआ है, अम्मा का मुंह बना हुआ है, बेटा पूछे क्यों बना हुआ है, कोई मर्द को भी तो समझने की कोशिश करे। ये है आज पाकिस्तान का सफर, जिसमें आप बने हमारे हमसफर। जनाब आली, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारा जबरदस्त पैनल, बात कर रहे हैं बच्चों के हवाले से, उनके मिजाज में। ब्रेक पे जाने से पहले हमने एक बड़ा अहम सवाल किया था कि अगर आपको बच्चे की स्कूल से शिकायत मिलती है, टीचर कह रही है बच्चा फोकस नहीं कर रहा, बदतमीजी कर रहा है, शरारतें ज्यादा करता है, और ऑफ कोर्स बच्चे की भी एक उस पर जस्टिफिकेशन होगी, बच्चे को एक डर भी होता है कि माँ बाप को ना बताया जाए, उस वक्त बतौर पेरेंट आपको क्या करना चाहिए? आप बच्चे की बात सुने, अपने बच्चे को टीचर के आगे डिफेंड करें, या टीचर की बात को मानते हुए बच्चे को पहले डिसिप्लिन करें? मुस्तफा, फर्स्ट योर रिस्पॉन्स टू दिस। जी, सबसे पहले तो कुछ ग्राउंड रियलिटीज हैं, कुछ हमारे एथिक्स हैं, कल्चरल, कि भाई उम्र में बड़ा है, टीचर है और पेरेंट है, ये सारे बच्चों को पता होना चाहिए कि बड़े काबिल इज्जत हैं। सही। तो अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो उसको वेटेज देंगे। जब आप उसको वेटेज देंगे तो बच्चे के जहन में होगा कि इसकी बात को वेटेज देनी है। फिर उसके बाद अच्छा, ये दोनों चीजें होती हैं कि अगर कोई बच्चा बता तो नहीं सकता, अपने बिहेवियर से ही समझा सकता है। उसका बिहेवियर है कि नाराज है, इसका मतलब है कुछ इरिटेट कर रहा है, भाई समझो। अगर पेरेंट से मिस हो रहा है टीचर बता सकती है, टीचर से मिस हो रहा है तो पेरेंट बता सकता है। बिल्कुल। तो आपने वो एनालाइज करना है और फिर खुद सोचना है कि अब एक और चीज आपने कही थी कि बड़ों की बात बीच में काटना, वो भी इसी में मैं ला रहा हूं कि पेरेंट ने सोचना है कि क्या ये बात इतनी इंपॉर्टेंट थी, हो सकता है उसको कुछ बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहा हो। तो हमने इंस्टिंक्ट से वो चीजें समझना है कि उसको किस तरह से हैंडल किया जाए।
बिल्कुल सही। अच्छा, लेकिन आपने खुद कहा जैसे कि दिन का 7-8 घंटे बच्चा जब स्कूल में गुजार रहा है, कई चीजें पेरेंट्स की आंखों से नहीं गुजरती कि बच्चा किस किस्म की कंपनी में है, अपने फ्रेंड्स के साथ किस किस्म का उनका एटीट्यूड है। अगर टीचर ये तमाम कोई उसके अंदर परेशान कुन बात है आप तक रिपोर्ट कर रहा है तो आपको करना क्या चाहिए? वजाहत क्या कहेंगे उस वक्त आप? इसमें यह कि जब आप अपने किसी भी बच्चे के लिए कोई शख्स को चुनते हैं तो सबसे पहले तो आपने ये तासुर देना है बच्चे को कि इसकी इज्जत करो, और उसके साथ आपके जो ताल्लुकात हैं वो ट्रस्ट के लेवल पे बहुत ज्यादा हाई होने चाहिए। अगर आप किसी, चाहे ड्राइवर हो, चाहे चौकीदार हो, और चाहे वो टीचर हो, ये सब वो लोग हैं जहाँ पे आपने बच्चे को ये बात बतानी कि ये भी तुम्हारा बड़ा है। अगर आपने ये बच्चे को तासुर दे दिया कि ये तुम्हारा सर्वेंट है या ये तुम्हारा जनाब टीचर ही है, कोई मसला करे तो मुझे आके बता देना, तो फिर क्या होता है कि आपका वो ट्रायंगल बन ही नहीं सकता। जब सबसे पहले टीचर और माँ बाप का कम्युनिकेशन बहुत जबरदस्त हो, एक दूसरे के ताल्लुकात बहुत अच्छे हो, अंडरस्टैंडिंग हो, और उसमें आपने फिर बच्चे को ये ऑटोमेटिकली दिखा देना होता है। अच्छा, और दूसरा फिर जेनरेशनल गैप भी यहाँ पे लाना चाहूंगी। सहरिश, ये तुमसे सवाल करूंगी, हम जब छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स हमें डांट डपट के मगरिब टाइमलाइन होती थी कि भाई खेल कूद के भी अंदर आ जाओ, घर में फिर होमवर्क करना है, खाने की मेज पे साथ बैठना है। इंटरनेट, टैब्स, गैजेट्स होते नहीं थे, तो बच्चे, माँ बाप को ये यकीन था कि बच्चा आंख के सामने है तो महफूज है और यही है। अब जो असल मसला पेरेंट्स फेस कर रहे हैं कि बच्चा आपके सामने भी बैठा है, तब भी आप कह नहीं सकते कि वो वहां पे मौजूद है या नहीं। एज अ पेरेंट ये आपको डॉन्टिंग लगती है बात? बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। बिल्कुल। दूसरा फिर अब ये परेशानी होती है कि पता नहीं क्या देख रहा है, मेंटली उसका क्या इफेक्ट होगा इस पर, पता नहीं ये एग्रेशन इस पर बढ़ तो नहीं जाएगा, पता नहीं कुछ गलत चीज तो नहीं है सीख रहा, पता नहीं क्या। उनके मैं अक्सर देखती हूँ कि वो, मेरी बेटी वीडियो कभी देख रही होती है एक, तो उसमें अब एक बच्ची है, वो बार बार अपने फादर को बोल रही है मुझे टाइम दे, बाबा आपके साथ खेलना है, जाओ पीछे हट जाओ, मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ, मैं नहीं, जाओ अपनी मामा के पास जाओ। मामा के पास जा रही है, मैं किचन में, बेटा जाओ। उसके बाद जाके वो अपने बच्चा, अपने बेयर को या डॉल को बोल रही है, बच्ची मेरे साथ तो कोई प्यार नहीं करता, मुझे तो कोई टाइम नहीं देता। अब बात बात पे रोना, फिर ये नेगेटिविटी कि मुझसे तो कोई प्यार नहीं करता, मेरी कोई बात, अब आप उसकी जरा सी बात नहीं मानेंगे, वो फौरन से ज़हन में वही कि वो उसकी भी बात नहीं मानी जा रही थी। अच्छा, एक आपको यानी रोल मॉडलिंग मिल गई, और जो कनेक्शन आप पहले बच्चे नहीं बना रहे थे, पहले समझ रहे थे कि शायद या शायद उनको आपने वोकैबुलरी दे दी। हो सकता है बच्चा हमेशा ही अंदर ये महसूस करता हो। वैसे भी कहा जाता है कि अगर पेरेंट्स आपस में लड़े तो बच्चा उसको अपनी गलती समझ लेता है, यानी वो खुद गिल्ट में चला जाता है कि मैं खराब हूँ जिसकी वजह से मेरे माँ बाप लड़ रहे हैं। वजह क्या कहेंगी इस बारे में, हैंडल कैसे करें? बच्चे को वोकैबुलरी भी मिल गई है, वो कनेक्शन भी बना रहा है कि हाँ शायद मुझसे कोई प्यार नहीं करता, दिस फीलिंग ऑफ फीलिंग अनलव्ड, इसको माँ बाप कैसे दूर कर सकते हैं? अच्छा, पेरेंट्स को अप टू डेट होने की बहुत ज़रूरत है। जो अभी जनरेशनल गैप की आपने बात की, तो जनरेशनल गैप में पेरेंट्स अप टू डेट होने की बजाय वो कंपैरिजन करने लग जाते हैं कि हमने तो कभी ऐसे नहीं सोचा, हमने तो कभी ऐसे नहीं कहा था। तो वो उसी कंपैरिजन में बच्चे का टाइम, जो इतना क्रूशियल टाइम होता है, उसको गुजार देते हैं। बच्चे के पास वोकैबुलरी है, बच्चा ये सेंस कर रहा है, तो बच्चे की उस इमोशन को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, रेदर देन कि कंपेयर किया जाए। अब उसमें बच्चा जो कंपेयर कर रहा है, उसमें कभी कभी बच्चे फॉर ग्रांटेड भी ले रहे होते हैं। पेरेंट्स इतना कंफ्यूज आजकल के पेरेंट्स हैं कि वो हर तरह के बच्चे को आसाइश दे रहे होते हैं। जब बच्चे को 1% वो आसाइश नहीं मिलती तो बच्चा फौरन से नेगेटिव हो जाता है। ये बहुत जरूरी है कि बच्चे की जो इमोशनल हेल्थ है उस पर बैलेंस काम किया जाए। ये नहीं कि हर वक्त उससे डर के कि मेरा बच्चा फील ना करे, ऐसे कमतरी का शिकार ना हो जाए, उसको इतना ज्यादा अटेंशन दे दी जाए, उसको इतना ज्यादा प्यार दिया जाए कि जब वो थोड़ा सा भी निगलेक्ट हो तो वो वहां पे अपनी नेगेटिव प्यार का ओवरडोज भी हो जाता है। यानी मुस्तफा आप क्या कहेंगे इस बारे में? वही क्विकली आपका कमेंट लेके प्रोग्राम क्लोज करूंगी कि हम वाकई, इन्होंने बिल्कुल सही कहा, कुछ तो पेरेंट्स सख्ती या झिड़कते ज्यादा हैं, कुछ को लगता है कि नहीं मुझे ओवर पैम्पर करना है। स्पेशली जो वर्किंग पेरेंट्स होते हैं, वक्त वो बच्चों के साथ कम गुजारते हैं, तो जितना गुजारते हैं उसमें लाड, प्यार, फरमाइशें, सब चीजें लुक आफ्टर की जाती हैं। हाँ, उनकी बात बिल्कुल सही है। बस ये है कि वो प्यार का ओवरडोज नहीं होता, वो उसके इजहार का, जैसे पहले ट्रेनिंग की बात की थी ना जी, आप ट्रेनिंग को ओवरराइड कर देते हैं। बिल्कुल सही। आप उसके दोस्त बनने की कोशिश, प्यार आप जितना मर्जी तो वो जी 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 प्यार का पार्ट है कि आप उसको उसकी ट्रेनिंग करें। सही।
बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद होने के लिए। बड़ी अहम बात की, वजीहा भी थी, इसके अलावा डॉक्टर वजाहत एंड ऑफ कोर्स सहरिश। इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, लंबा सब्जेक्ट है, इसको बार बार उठाते रहेंगे, लेकिन आज क्योंकि बच्चों का आलमी दिन है तो जो बच्चे हैं उनका भी ख्याल करें। और इर्द गिर्द, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि आज जरा घर से बाहर निकलें तो ट्रैफिक सिग्नल पर जो बच्चा कंघी या फूल बेच रहा है और शायद उसने गर्म कपड़े नहीं पहने हुए, पैर में जूता नहीं है, उसका भी थोड़ा एहसास करें और ख्याल करें। इसी के साथ मुझे इजाजत दें, पीर के रोज आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।